नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमने कल आपको पार्ट सेकंड पढ़ाया था। क्लास 10 में पार्ट 3 का धातु और धातु का पार्ट दूसरा अपलोड किया था वीडियो। आज मैं तीसरा अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ी सी छोटी मिनट की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। एग्जाम के दृष्टि बोर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले चीज तो हमने बता दी मैं आपको, अयस्क क्या होता है। अयस्क होता है ये धातु का जो है, धातु का शुद्धतम रूप होता है। वे खनिज जिन्हें निकालना और लाभकारी और सुविधाजनक होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, सोना, चांदी। और अयस्क जो होते हैं ये खनिज नहीं हो सकते। अयस्क जो होते हैं खनिज नहीं होते सकते, क्योंकि ये शुद्धतम रूप होते हैं। और जो खनिज क्या है, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों व यौगिकों को खनिज कहते हैं। जैसे बॉक्साइट, हेमेसाइट और खनिज जो होते हैं ये अयस्क होते हैं। इन्हें हम क्या करते हैं, पृथ्वी से खोद करके निकालते हैं, खोद कर निकालते हैं, ले जाते हैं, इन्हें शुद्ध करते हैं मशीनों द्वारा। उसके बाद जो है हम अपना और क्रियाकलाप करते हैं, इसको बेचने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अयस्क, खनिज और अयस्क के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। वे श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी अक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर के है, फिर Na है, मैं श्रेणी सक्रियता श्रेणी को बता रहा हूं। उसके बाद Ca है, Mg है, Al है, Zn है, Fe है, उसके बाद Pb है, H है, Cu है, Hg है, और फिर Ag है और Au है। चांदी और गोल्ड सबसे नीचे है। ठीक है, तो इन सभी धातुओं में हम जानेंगे क्या चीजें कैसे हो जाती हैं। इसके बाद देखिए, सबसे अधिक अक्रियाशील धातु कौन सी है। पोटेशियम सबसे अधिक अक्रियाशील होती है। और सबसे कम अक्रियाशील जो धातु होती है वो चांदी है, ये सबसे कम अक्रियाशील है। ठीक है, ये गोल्ड है, सॉरी सोना है, ये सबसे कम अक्रियाशील है। और पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो 4-5 धातु होती हैं जो सबसे अधिक अक्रियाशील हैं, सबसे ज्यादा है ये सक्रियता श्रेणी में। दूसरे धातुओं को विस्थापित करके अक्रिया ही करती हैं ज्यादातर यही। तो ये जो है संयुक्त अवस्था में पाई जाती है हमेशा। और संयुक्त अवस्था में ये जो है किसी न किसी दूसरी चीजों के साथ पाई जाती हैं, धातुओं के साथ। और इन्हीं को हम ले जाकर के शुद्ध करते हैं, इनको प्योर करते हैं, फिर इनका यूज करते हैं। फिर फेरस से लेकर एचडी तक ये जो है, जो मध्य अक्रियाशील है, जो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है न कम अक्रियाशील है, ये जो धातुएं हैं यही जो है सल्फाइड कार्बोनेट और ऑक्साइड एस के रूप में पाई जाती हैं। ऑक्साइड एस के रूप में यह पाई जाती हैं। इन्हीं को हम निकालते हैं, इन्हीं में भर्जन इन्हीं इसी को शुद्ध करने को भर्जन, इसको शुद्ध करने को निस्तापन, ये सारी अब क्रियाएं हम ले जाकर के करते हैं तब ये शुद्ध होती हैं। तो ये क्या है, धातुओं वह श्रेणी जिसमें धातुओं की उनकी अक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम नहीं घटते क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम में, जिसको अवरोही क्रम भी कहते हैं, अवरोही क्रम लिखते हैं, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये सक्रियता श्रेणी के बारे में हो गई। इसके बाद मैं आपको बताता हूं आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। एक टॉपिक और है आयनिक और यौगिक। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो विपरीत आवेशित आयन, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को स्थिर वैद्युत बल द्वारा
बांधे रखते हैं जिसे आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या होते हैं इनके? पहला, इसका रूप कैसा होता है? ये ठोस होता है आयनिक यौगिक, ये कठोर होता है और ये भंगुर होता है। अगर इसको हम पीटते हैं तो ये टूट फूट जाता है। ठीक है। दूसरा, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक। तो गलनांक वह अवस्था जिसमें क्या होता है, कोई वस्तु ठोस से द्रव में बदलती है, और क्वथनांक वह अवस्था जिसमें कोई वस्तु द्रव से गैस में बदलती है। तो गलनांक और क्वथनांक इनके उच्च होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के बीच में प्रबल आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है। तीसरा, इनकी घुलनशीलता। तो ये जल में क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। चौथा है ये विद्युत चालकता। तो ये क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। इनसे विद्युत का प्रवाह आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है, आसानी से विद्युत का प्रवाह हो सकता है। ये जो है आयनिक यौगिकों का गुणधर्म है। इसके बाद मैं अगला पार्ट पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं उसके लिए होती हैं, और उसके बाद मैं संक्षारण के बारे में बताऊंगा। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण से बचाने के लिए क्या क्या हम उपाय करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। थैंक यू।